स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। सारी की सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं सैम मानेकशॉ के बारे में। ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे किस्से कहानियाँ जो कि आज तक आपने नहीं सुने होंगे, ये सब कुछ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि क्यों आर्मी चीफ ने, उस समय जो आर्मी चीफ थे उन्होंने पंडित नेहरू की मृत्यु के समय पर सैम मानेकशॉ के लिए एक गुप्त लिफाफा था वो रखा हुआ था उनको देने के लिए, उसमें क्या ऐसे निर्देश थे, इस तरह की चीज़ें ये भी आज आपको बताएंगे। साथ में कब सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी से मिले, कैसे मिले, उसके बाद इंदिरा गांधी के साथ के जो उनके किस्से हैं वो भी आपको बताएंगे। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में क्यों सैम मानेकशॉ की कहासुनी हो गई थी। इसके बाद जो मेजर जनरल थे उन्होंने बर्मा में जो वॉर हुई थी उसके बाद में जख्मी सैम को अपना जो मिलिट्री क्रॉस था वो क्यों दे दिया था। उन्हें ऐसा क्या लगा था कि जिसके उन्होंने अपना मिलिट्री क्रॉस निकाल के सैम के चेस्ट पर, उनकी वर्दी पर लगा दिया था। तो ये सब इस तरह की कई सारी चीज़ें और ऐसे कई सारे किस्से आज आपको बताने वाले हैं। सैम मानेकशॉ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपके लिए जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी का जो हमारे जो शुरुआती दिन थे, उनके जो चैलेंजेस थे वो कैसे थे, हमने 1971 वॉर कैसे वहाँ पे जीती है, क्या उसमें योगदान था सैम मानेकशॉ का। इंदिरा गांधी को उन्होंने किस तरह से मना कर दिया था वॉर के पहले कि हम अभी तैयार नहीं है इस वॉर के लिए। कई सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपकी लेकर आए हैं यहाँ पे और ये सब आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो सैम मानेकशॉ के जो दादाजी थे उनको गुजरात के वलसाड़ में मोटा बाबा के नाम से जाना जाता था, मतलब बड़े आदमी के नाम से। उन्हें सब लोग इस तरह से मोटा बाबा के नाम से जानते थे। मानेकशॉ परिवार जो था वो पारसी कम्युनिटी का एक जाना माना, एक बहुत ही बड़ा परिवार। उनके जो पिता थे सैम मानेकशॉ के, हारमस जी मानेकशॉ, वो मुंबई में अपनी होने वाली जो पत्नी थी उनकी हीराबाई, उनसे मिले थे। मानेकशॉ जो वहाँ पे जो उनके फादर थे हारमस जी सैम मानेकशॉ के, वो उस समय ग्रैंड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। शादी के बाद ये लोग मुंबई में ही रहने लगे, जो हीराबाई थी और हारमस जी थे। मुंबई में रहते रहते इन्होंने वहाँ पे अपना काम शुरू किया, लेकिन जब वहाँ पे उन्हें ठीक तरह से काम नहीं मिल पा रहा था तो उसके बाद वो लोग 1903 में यहाँ पे आपके अमृतसर आ जाते हैं। अमृतसर अब इनका आना हुआ, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी बताई जाती है। कहानी ये भी बताई जाती है कि मुंबई से जब ये लोग निकले तो बेसिकली ये लोग मेनली लाहौर के लिए निकले थे, इनको जाना था लाहौर। लेकिन क्योंकि उस समय जो हीराबाई थी वो प्रेग्नेंट थी, उनको लेबर पेन हुआ बीच रास्ते में और इन्हें अमृतसर में रुकना पड़ा। अमृतसर में इन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद में ये लोग वहीं पे इन्होंने अपना रहना शुरू किया। तो इस तरह से बताया जाता है कि ये अमृतसर आ गए। अमृतसर में आके हरमस जी ने अपना चिकित्सा कार्य, एक तरह से मेडिकल जो उनका काम था वो शुरू किया, एक दवाई की दुकान भी खोली और इसके बाद में ये एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर यहाँ पे उभरने लगे अमृतसर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मेसोपोटामिया के जो नॉर्थ, जो मिडिल ईस्टर्न रीजन था, वहाँ पे जो हारमस जी थे उन्हें डॉक्टर के तौर पर वहाँ पे रखा गया था रॉयल ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, एज अ मेडिकल ऑफिसर वो वहाँ पे तैनात थे। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी तो हारमस जी मानेकशॉ के परिवार में जन्म होता है उनके एक बेटे का, सैम मानेकशॉ का। सैम का यहाँ पे जन्म हुआ 3 अप्रैल 1914 को, 1914 3 अप्रैल को। मानेकशॉ परिवार में टोटल कुल 6 संतानें थीं, 6 बच्चे थे इनके। उसमें 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं और सभी का जन्म अमृतसर में ही हुआ था। सैम को बचपन से ही म्यूज़िक का, गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो चाहते थे बड़े होकर अपने पिता की तरह इसमें मेडिसिन लाइन में जाना, डॉक्टर बनना। उन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मेनली उनकी अमृतसर से हुई, पंजाब से अपनी सारी एजुकेशन करने के बाद में, प्राइमरी एजुकेशन, इसके बाद वो जाते हैं शेयरवुड कॉलेज नैनीताल में। नैनीताल के शेयरवुड कॉलेज में गए। यहाँ पे इन्होंने अपना 1929 में, 1929 में 15 साल की जब उनकी उम्र थी, उस समय पर 15 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का एक कहा जाए कि एक सर्टिफिकेशन होता था, कोर्स होता था। तो इन्होंने 15 साल की उम्र में वो जूनियर जो कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट था उसको प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे इतने ज़्यादा पढ़ाई में वहाँ पे तेज़ थे, उनका मैथ बहुत अच्छा था, इंग्लिश बहुत अच्छी थी और इसी के बाद में 2 साल बाद ही इन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज का जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी प्राप्त कर लिया था। जब यहाँ से ये सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ, तो इनके जो पिता थे उनसे इनकी बात ये थी सैम मानेकशॉ की कि वो लंदन जाना चाहते हैं और वो उनके पिता उन्हें लंदन भेज देंगे आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो आगे वहाँ पे जाके मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, अपना डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन सैम मानेकशॉ के पिता ने उस समय पर इस बात से मना कर दिया और जब इनका कॉलेज कंप्लीट हुआ तो इसके बाद यहाँ पे उन्हें लंदन नहीं जाने दिया जाता और उनका जो एडमिशन था वो आगे की पढ़ाई के लिए करा दिया जाता है अमृतसर के ही हिंदू सभा कॉलेज के अंदर।
सैम मानेकशॉ का अब यहाँ पे हिंदू सेवा कॉलेज में एडमिशन कराया गया। उनकी इच्छा थी बाहर जाने की, लेकिन और बात भी हो चुकी थी फादर से, लेकिन फिर भी उनके जो वादा किया गया था उस पर उनको एक तरह से वादा तोड़ा गया। 1931 में 1931 में जब इंग्लैंड के सैंडहर्स्ट में द रॉयल मिलिट्री ने अपना जो अकेडमी थी उसमें इंडियन ऑफिसर्स का कहा जाए कि एक तरह से जो भारतीय अधिकारी थे उनकी जो सर्विसेज थी, जो उनकी ट्रेनिंग थी, उसको समाप्त किया था। उसके बाद भारत ने अपनी जो पहली अपनी IMA है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, उसे देहरादून में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। इस समय सैम ने पहली बार जो बैच था IMA का, जो पहला बैच था, उसमें दाखिला लेने के लिए परीक्षा दी और उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। वो उस परीक्षा को पास कर लेते हैं। पढ़ाई में क्योंकि तेज़ थे, हमने आपको बताया इसके बारे में। ये वो बैच था IMA का जो सबसे पहला बैच था जिसमें सैम मानेकशॉ गए थे। और 30 सितंबर 1932 को इन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया। ये बी कंपनी में इनका दाखिला होता है IMA के अंदर। बी कंपनी में दाखिला हुआ। इंग्लिश और मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उन्हें जो टेक्निकल डिवीज़न होती है उसमें रखा गया। उसमें उन्होंने वहाँ पे अपना नामांकन किया, वहाँ पे एनरोल किया। मेनली वहाँ पे जो इंजीनियरिंग, सिग्नल्स और ट्रेनिंग, ये जो टेक्निकल डिवीज़न से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पे इसके लिए चुने जाते हैं। इसके वजह से यहाँ पे वुलविक जो विंग थी IMA की, उसमें भी रहे। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए वुलविक विंग को जाना जाता था कि वहाँ पे ज़्यादातर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती थी। उसमें इन्होंने एनरोल भी कर लिया था। और 1933 की सर्दियों में उन्हें सैंडहर्स्ट भी भेजा गया था। एक बार उन्हें इंग्लैंड भी भेजा गया था। सैंडहर्स्ट जाते हैं, और वहाँ पे क्यों भेजा गया था? क्योंकि ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए नॉन टेक्निकल डिवीजन्स में, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि वहाँ पे इन्फेंट्री की, आर्मर की और आर्टिलरी की बहुत अच्छी ट्रेनिंग सैंडहर्स्ट में सैम मानेकशॉ को वहाँ पे देने के लिए उनको भेजा गया था। ये वहाँ से आते हैं। 1933 दिसंबर में ये पूरा ट्रेनिंग हुई थी अकेडमी में। यहाँ पे इस बीच क्या हुआ कि जो सारी की सारी विंग्स थी, जो एक तरह से आप कहा जाए कि कंपनीज थी, उनका रीस्ट्रक्चर हुआ IMA के अंदर। सैम का पहले जो डिवीज़न था, वो जो उनकी कंपनी थी, वो बी विंग में थे, बी कंपनी में थे। लेकिन इस रीस्ट्रक्चरिंग में उनकी जो कंपनी थी, अब वो D कंपनी में पहुंच गए थे। इस पर उनके जो उस समय कंपनी कमांडर थे मेजर कोवान ने उनके लिए एक रिपोर्ट लिखी थी सैम के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो शख्सियत है, जो सैम है, ये ऐसे कैंडिडेट हैं, ये ऐसे ऑफिसर हैं कि जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोते हैं, अपनी जो एक तरह से कहा जाए कि उसको सामना करने की यहाँ पे पूरी ताकत रखते हैं। वो कभी भी अपना हौसला नहीं खोते हैं और उनमें कमान करने की क्षमता है। वो आगे जाके कमान कर सकते हैं। और वो ये बहुत ज़्यादा दुख के साथ कह रहे हैं कि उनका क्योंकि कदम उन्होंने बी कंपनी में रखा था और अब उन्हें पुनर्गठन के बाद में, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद में D कंपनी में भेजा जा रहा है। तो ये उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ था सैम मानेकशॉ की, उनके जो कहा जाए कि जो उनके कंपनी कमांडर थे उन्होंने। IMA में सैम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उन्हें टेनिस की टीम थी IMA की, उसका कैप्टन बनाया गया। टेनिस ब्लू से उन्हें अवॉर्डेड भी किया गया था, अवार्ड भी मिला था। और अपनी अकेडमी में अपना जो ह्यूमर था उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, क्योंकि ये रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था उनके कंपनी कमांडर थे उन्होंने, कि सैम जो है वो अपने लोगों में, अपने बैच के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं लोगों के अंदर। लेकिन इस पूरे कार्यकाल के दौरान, उस पूरे टेन्योर के दौरान IMA के अंदर सैम मानेकशॉ को कई बार अपने कहा जाए कि उन्हें मुश्किलों में फंसना पड़ा, मुश्किलों में रहना पड़ा। और कंपनी जो वहाँ के IMA के जो नियम थे, जो कायदे कानून थे, उसके वजह से भी ये कई बार ऐसी मुश्किलों में फंसे। ये भी हम अब आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है। अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो यहाँ पर स्टडी IQ के पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार जाके ज़रूर चेक करिए और वहाँ पे कोई भी कोर्स, जो भी कोर्स, क्योंकि आपको पता है कि आपको किन चीज़ों की, किन स्टडी मटेरियल की, किन टेस्ट की, किस प्रिपरेशन की, किन लेक्चर्स की, किन फैकल्टीज़ की ज़रूरत है इस पूरी तैयारी में। और आप बखूबी जानते हैं कि आपको ये सब कहाँ मिल सकता है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा स्टडी IQ में। एक बार जाके सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स देखिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने पर अगर आप ये कोड लगाएंगे VJ Live, ये आपका कोड है VJ Live, अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो बड़े से बड़ा, आपको सबसे बड़ा एक तरह से डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट कीजिए, देखिए वहाँ पे एक कोड लगाइए, आपका कोड है VJ Live, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। हुआ क्या था कि किस तरह से सैम मानेकशॉ अकेडमी के अंदर, IMA के अंदर कुछ मुश्किलों में फंसे।
बात कुछ ऐसी है कि 19 जून 1933 को कॉर्पोरल के रूप में उनको क्योंकि प्रमोट कर दिया गया था, उन्हें कॉर्पोरल बना दिया गया था आईएमए के अंदर जेंटलमैन कैडेट से, लेकिन उन्हें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उन्हें वापस से जेंटलमैन कैडेट बना दिया गया। हुआ कुछ इस तरह का था कि जो उनके ब्रिगेडियर थे एलपी कॉलिंस, उन्होंने ये चीज़ की थी, और ये क्यों किया था वो आप ये जानिए कि 4 महीने बाद जब उन्हें कॉर्पोरल बनाया गया था, प्रमोट किया गया था जेंटलमैन कैडेट से, तो उसके 4 महीने बाद 12 अक्टूबर 1933 को सैम मानेकशॉ ने क्या किया था कि ये अपने 2 दोस्तों के साथ में एक आउटपास पर मसूरी गए थे। इन्होंने आउटपास लिया और ये मसूरी गए। यहाँ पे ये आईएमए के रिकॉर्ड्स में बताया जाता है कि आउटपास पर इस तरह से मसूरी जाने वाले, आउटपास लेने वाले ये जो सैम मानेकशॉ हैं वो ऐसे पहले जेंटलमैन कैडेट थे आईएमए के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। आधी रात को करीबन वहाँ से मसूरी से जो थी वो बस निकलती थी, आखिरी जो बस होती थी। मसूरी पहुँच तो गए, अब आधी रात को जब वहाँ से निकलना था तो वो बस जो थी वो इनकी मिस हो गई। बस मिस होने के कारण अगले दिन सुबह की जो परेड थी, जो मॉर्निंग परेड थी, उसमें पहुँच नहीं पाए। और इसकी वजह से जो उनके कंपनी कमांडर थे, जो उनके कमांडर ब्रिगेडियर थे एलपी कॉलिंस, उन्होंने इनको कॉर्पोरल से वापस से जेंटलमैन कैडेट बना दिया। और यहाँ पे इनका एक तरह से कहा जाए कि डिमोशन ये हुआ था आईएमए के अंदर। लेकिन इसके बाद जेंटलमैन कैडेट रहे और 4 फरवरी 1934 को 1934 में एज अ जेंटलमैन कैडेट यहाँ से इन्होंने सफल रूप से अपना जो आईएमए का पूरा टेन्योर था, जो अपना पूरी आप कहेंगे कि कोर्स था, सब कुछ वहाँ पे चीज़ें अपनी की और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर अभी उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देना यहाँ पे शुरू कर दिया। इस समय होता ये था कि ब्रिटिश इन्फेंट्री जो बटालियन थी, जो रॉयल स्कॉट की एक तरह से दूसरी बटालियन कही जाती थी, उसमें सेवा कर देना मतलब उसमें सर्व करना एक तरह से प्रथा थी और वो चली आ रही थी। ये प्रथा पूरी करनी ज़रूरी थी, तो यहाँ पे सैम ने भी ये प्रथा पूरी की। यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश इन्फेंट्री बटालियन में सर्व किया और उसके बाद उन्हें 4th बटालियन में, जो 12th फ्रंटियर फोर्सेज है, रेजिमेंट है, जिसे 54 सिख रेजिमेंट भी कहते थे, इसमें इन्होंने अपनी सेवा यहाँ से देना शुरू कर दिया। भारत का जब विभाजन हुआ था, जब डिवीज़न हुआ था, जब पाकिस्तान और भारत में से पाकिस्तान को अलग किया गया था, बनाया गया था पाकिस्तान को, तो उस समय पे इस रेजिमेंट को, ये वो रेजिमेंट थी जिसने पाकिस्तान सेना के साथ शामिल होना अपना चुना था, चूज़ किया था उन्होंने कि वो पाकिस्तान की सेना के साथ शामिल होना चाहते हैं, जो 54 सिख रेजिमेंट थी, जिसमें ये थे 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। तो अब सैम मानेकशॉ के जो जीवन में एक तरह से आप देखें कि कई ऐसे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन खेल में ये हमेशा बहुत ज़्यादा शानदार रहे। इसका एक और उदाहरण सामने मिलता है कि एक ऐसे खिलाड़ी थे कि जो अपना एक कीर्तिमान उन्होंने ऐसा बना दिया था, जिसको भारत के विभाजन के बाद भी, जब दोनों देश अलग हो गए थे, तो उसके बाद भी कई सालों तक कोई तोड़ नहीं पाया था। वो कुछ इस तरह से हुआ था कि कंपनी के अंदर जो इनका बटालियन थी, उसमें एथलेटिक जो मैच होते हैं, जो इंटरनल एथलेटिक कंपटीशन होता है, वो हो रहा था। अब उस कंपटीशन के अंदर लॉन्ग जंप कैटेगरी में क्योंकि इनकी तरफ से, इनकी जो यूनिट थी उसकी तरफ से कोई भी खिलाड़ी था नहीं, तो क्योंकि लॉन्ग जंप के खिलाड़ी ना होते हुए भी इन्होंने लॉन्ग जंप के इस कंपटीशन में अपना नाम दर्ज कराया, नाम लिखवाया। और इसके बाद में जब ये कंपटीशन होता है तो सैम मानेकशॉ वहाँ पे एक ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं, ना सिर्फ जीत हासिल की इन्होंने, एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया था जिसको आगे जाके जो पूरी बटालियन के लिए, जो पूरी यूनिट के लिए उस लॉन्ग जंप का एक नया रिकॉर्ड बन चुका था, जिसको आने वाले कई सालों तक भारत और पाकिस्तान के जो देश के विभाजन जो हुए थे उसके बाद भी इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया था। ये कई सालों तक यहाँ पे कायम रहा था। 1937 आया। 1937 में इन्होंने उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया, एक बदलाव आया। वो इस तरह से आया था सैम मानेकशॉ की लाइफ में बदलाव कि 1937 में वो सिल्लू बोबडे से मिले, अपनी होने वाली पत्नी से मिले लाहौर के अंदर। लाहौर में वो एक फंक्शन में गए हुए थे, एक फैमिली फंक्शन था, वहाँ पे ये अपनी पत्नी से मिलते हैं सिल्लू बोबडे से पहली बार, और पहली नज़र में इन दोनों के बीच में प्यार हो गया था और 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी 1939 में 22 अप्रैल को। सैम के जीवन पर उनके एक इंस्ट्रक्टर थे हवलदार मीठा सिंह, जिन्हें एक सैम खुद उस्ताद कहते थे। उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। उनके एक तरह से उनको कहा जाए कि जो हथियारों की ट्रेनिंग थी सैम बहादुर को, वो मीठा सिंह ने ही दी थी। इस बीच जब ये बटालियन में थे, जब ये यहाँ पे थे, तब इस बीच में 2 ऐसी घटनाएं हुई थी जो सैम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वो हमेशा उन्हें याद करते थे और उन्होंने उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। पहली घटना कुछ इस तरह से थी कि जहाँ पे पहली घटना रिलेटेड है एक जो हर साल कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा बाकी ऑफिसर्स के लिए एक एनुअल रिपोर्ट दी जाती है, उससे रिलेटेड है। हुआ क्या था कि जब सैम की
एक एनुअल रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी पूरे साल भर की जो गतिविधियां थी, जो एक्टिविटीज़ थी, वो सब लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी उस पूरी रिपोर्ट के अंदर, सैम बहादुर के लिए, सैम मानेकशॉ के लिए। उन्होंने क्या लाइन लिखी थी, और वो भी इस तरह से लिखी थी, आप उसको समझिएगा। उन्होंने लिखा था कि यह अधिकारी, फिर लिखा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, यह आदमी एक दिन एक बड़ा अधिकारी बनेगा। ये उन्होंने लिखा था इसमें। इसके साथ ही यहाँ पे दूसरी स्टोरी जो है, जिसको सैम हमेशा बताया भी करते थे, वो इस तरह से है कि एक दफ़ा सैम मानेकशॉ अपना चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के एक रोड पर निकले हुए थे, जा रहे थे। सामने से उनके कमांडिंग ऑफिसर अपने दफ्तर से घोड़े के ऊपर अपने वापस आ रहे थे। तो यहाँ से जैसे ही इन्होंने देखा उस कमांडिंग ऑफिसर ने सैम मानेकशॉ को काला चश्मा लगा के आते हुए, तो वो अपने घोड़े से उतरे और उसके बाद सैम को अपने पास में बुलाया और उनका जो चश्मा था वो उतार कर रोड पर फेंक के उसे अपने पैरों से कुचल दिया, तोड़ दिया। सैम ने वो चश्मा बहुत ही महंगे दामों पर ख़रीदा था। उसके बाद उन ऑफिसर्स ने, जो ऑफिसर थे, उन्होंने सैम से कहा कि मैंने अपने 30 साल के अंदर भारत के, जब से मैं भारत में हूँ, मैंने उन 30 सालों में आज तक ये सनग्लासेस नहीं लगाए हैं और ये तुम्हारी आंखों को डैमेज कर सकते हैं। तो ये कहते हुए वो वहाँ से चलेगा। और इसके बाद सैम बताते हैं कि उन्होंने कभी भी उसके बाद फिर सनग्लासेस यूज़ नहीं किए। साल 1942 आया और जापानीज़ आर्मी जो थी वो बर्मा में आगे लगातार बढ़ रही थी। ये सब देखते हुए सैम की बटालियन को भी वहाँ पे भेजा गया। सैम भी वहाँ पे पहुँचे। उस समय सिंटेज ब्रिज पे, जो सिंटेग ब्रिज था, उसे दुश्मनों ने कब्जा करके रखा हुआ था, जापानीज़ आर्मी ने कब्जा करके रखा हुआ था। सिंटेग ब्रिज को छुड़ाने के लिए सैम ने अपनी, एक तरह से कहा जाए कि जान तक दांव पे लगा दी थी। उन्होंने अपनी पूरी कंपनी का, अपनी पूरी बटालियन का वीरता से, बहुत ही ब्रेव तरीके से नेतृत्व यहाँ पे लीड किया था उसको। और जिसके चलते हुआ क्या था कि 22 फरवरी 1942 की बात है ये, जब सैम बहादुर बुरी तरह से घायल हो गए, बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि जापानीज़ मशीन गन जो सामने से चल रही थी, उन्होंने उनके फेफड़े, उनके गुर्दे और उनकी, बताया जाता है कि लिवर पे करीबन 9 गोलियां दागी थी। उनके बॉडी पर 9 गोलियां लगी, बुरी तरह से घायल हो गए। और इसके बाद जब वो अस्पताल में थे, सिंटेग ब्रिज था उसको वहाँ से छुड़ा लिया गया था उनके जो दुश्मन थे, जो जापानीज़ आर्मी थी, उसके चंगुल से। लेकिन इसके बाद जब वो हॉस्पिटल में थे, तब उस समय के जो मेजर जनरल थे सर डी.टी. कोवेंस, तो डी.टी. कोवेंस जब वहाँ पे पहुँचे, जो कि उस समय जनरल कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे, तो उन्होंने सैम की सफलता के लिए और उनकी हालत देखते हुए, उन्होंने, क्योंकि जब ये देखा कि उनकी हालत इस तरह की है कि अब वो जीवित नहीं बचेंगे, ये खुद डी.टी. कोवेंस को लगा था कि अब वो जीवित नहीं बचने वाले, तो उन्होंने ये देखा कि उनका जो मिलिट्री क्रॉस है वो सैम को उन्हें देना चाहिए। अब क्योंकि मिलिट्री क्रॉस जो होता है वो सिर्फ जीवित जो सोल्जर होते हैं उनको सम्मानित उससे किया जाता है। तो ये समझते हुए कि सैम शायद अब बच पाएँ, उनकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक है, मेजर डी.टी. कोवेंस ने, सर डी.टी. कोवेंस ने यहाँ पे अपना मिलिट्री क्रॉस उतार के सैम के जो वर्दी थी, जो उनकी छाती थी, उस पर लगा दिया था। तो ये एक ऐसी घटना थी कि जब सैम बहादुर इतनी बुरी तरह से घायल थे कि उन मेजर ने भी, उनको भी ये लगा था, मेजर जनरल को, कि ये अब शायद ही बच पाए। लेकिन इसी दौरान अब उनका जो सिपाही था सैम का, शेर सिंह, जो कि उनका चपरासी भी हुआ करता था, वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो नहीं बचेंगे। सब लोग यहाँ पे ये कह रहे थे कि 9 गोलियां लगी और हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है कि अब वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसने यहाँ पे क्या किया कि जो रेजिमेंटल हेड पोस्ट का हॉस्पिटल था वो वहाँ पे उन्हें ले गया, और वहाँ पे जो रेजिमेंटल चिकित्सा अधिकारी थे, जो वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर थे रेजिमेंट के, कैप्टन जी.एम. दीवान, तो जी.एम. दीवान ने वहाँ पे उनका थोड़ा चेकअप किया। इसके बाद उन्हें पेगू में रेफ़र कर दिया, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया। अब जब ये पेगू में रेफ़र किए गए तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर हुआ करता था, एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर था जिसने ये देखते ही मना कर दिया उनका ट्रीटमेंट करने से कि ये तो अभी जीवित बच ही नहीं सकते। उसने उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। अब जब जो शेर सिंह थे, जो उनके सिपाही थे सैम बहादुर के, जो उनको वो लेके गए थे यहाँ पे, वो जब तक इस डॉक्टर से, इस ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर से बहस कर रहे थे कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि जीवित नहीं बचेंगे और आपको इलाज तो कम से कम करना चाहिए, इसी दौरान में सैम को होश आता है। और उनको जब होश आया था तो डॉक्टर ने उनसे जब पूछा कि क्या हुआ था, क्या हुआ आपको, तो सैम ने कहा कि एक खच्चर ने मुझे दुलत्ती मार दी। ये वाक्य सुनते ही वो जो डॉक्टर था वो बहुत ही तेज़ हंस पड़ा, वो हंसने लगा। उनके इस तरह के अलग तरह का जो उनका आंसर था उससे वो हंसने लगा। उसके बाद में इस हालत में उन्होंने जो आंसर दिया था, तो उस डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो ह्यूमरस, जो मजाकिया एक एटीट्यूड है, जो स्वभाव है, इसकी दाद देनी पड़ेगी कि तुम ऐसी हालत में इस तरह की बात कर रहे हो और अब तो मुझे तुम्हारी जान बचानी ही पड़ेगी।
डॉक्टर ने यहाँ से उनका ऑपरेशन जो था वो भी आगे शुरू किया। उसके बाद में उनकी जो बताया जाता है कि उनकी जो आंतें थी, आंत का अधिकांश हिस्सा था वो उनका हटा दिया गया था। उसके बाद में जख्मों की सिलाई की गई और सैम को उसके बाद रंगून भेज दिया गया। ये जख्म के जो निशान थे वो इतने ज़्यादा गहरे थे और इनको देख के कोई भी ये कह सकता है कि ये सिर्फ एक चमत्कार था जब वहाँ पे सैम मानेकशॉ बच पाए। जब सैम रंगून में थे और रिकवर हो रहे थे अपनी उस कंडीशन से, तो वहाँ पे एक किस्सा हुआ था कि जब वहाँ पे गवर्नर जो थे उस समय, जो ब्रिटिश गवर्नर थे, वो उस हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए आए हुए थे। जब उस ब्रिटिश गवर्नर ने ये देखा कि सैम बहादुर जो है, सैम मानेकशॉ यहाँ पे एडमिट है, उनसे जब वो मिले तो उन्होंने सैम से मुलाकात करके कहा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही उस गवर्नर ने, ब्रिटिश गवर्नर ने ये बात कही है, सैम यहाँ से कहते हैं कि तुरंत उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि योर एक्सीलेंसी, अगर रात के भोजन के पहले बस 2 पैग स्कॉच की अगर व्यवस्था हो जाए तो प्लीज़ करा दीजिए। ये सुन के जो गवर्नर थे वो बहुत ज़्यादा हंसने लगे। उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर से कहा कि अगर जो ज़रूरी है आपसे वही करें। और इसके बाद भी यहाँ पे जो सैम थे, क्योंकि उनका जो जिस तरह से उनके लिवर में और उनकी बॉडी पे जो अफेक्ट हुआ था इस पूरे वॉर के बाद में, लड़ाई के बाद में जो गोलियाँ लगी थी, तो उन्हें बहुत सारे खान पान का ध्यान अपना रखना चाहिए था, जो रखना पड़ रहा था। तो इसके बाद उनके बताते हैं कि पिता का जो डॉक्टर थे, उनके पिता भी, हमने आपको ये भी बताया था, हार्मस जी जो उनके डॉक्टर थे पिता, उनका पत्र उनको लिखकर उन्होंने भेजा था। और पत्र में फिर उनके जब पिता ने ये कहा था कि क्योंकि तुम्हारे लिवर में इतनी ज़्यादा समस्या है इस समय पे कि अगर ये अल्कोहल और स्मोकिंग से तुम दूर रह पाओ तो ये बहुत अच्छा होगा, ये तुम्हें जीवन प्रदान करेगा। वो इसके बाद उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सैम को यहाँ पे भेजा गया एक टेम्पररी मेजर बना के एक कोर्स के लिए, 8th स्टाफ कोर्स के लिए क्वेटा में, पाकिस्तान के अंदर। तो स्टाफ कॉलेज क्वेटा में वहाँ पे उन्हें भेजा गया था और वो वहाँ पे उसके बाद 22 दिसंबर 1943 तक उनका ये जो कोर्स था वो रहा। कोर्स ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जब वो वापस आए तो उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई थी। ये उनकी पहली एक तरह से बड़ी एक पोस्ट थी। उन्हें ब्रिगेड मेजर बनाया गया था राजमैक ब्रिगेड का। राजमैक ब्रिगेड जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो उस समय वजीरिस्तान में था पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे राजमैक ब्रिगेड का इनको ब्रिगेड मेजर बना दिया गया था। इस पोस्ट पर उन्होंने अक्टूबर 1944 तक सर्व किया। इसके बाद जो फील्ड मार्शल थे उस समय, फील्ड मार्शल लॉर्ड क्लाउड ऑकिनलेक, तो लॉर्ड क्लाउड ऑकिनलेक जो कि भारत के उस समय कमांडर इन चीफ भी हुआ करते थे, उन्होंने सैम को ऑस्ट्रेलिया भेजा था एक लेक्चर टूर के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था वो इसलिए था, उसका जो मेन उद्देश्य रखा गया था, 6 महीने के लिए इनको भेजा गया था वहाँ पे, इसलिए भेजा गया था कि ऑस्ट्रेलियंस को ये बताया जा सके कि जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया की, एक तो ये, और दूसरा जो सक्सेसेस हैं इंडिया की, जो हमारी आर्मी की सक्सेस है वॉर के अंदर, उसके बारे में बताने के लिए इस लेक्चर टूर पे यहाँ पे ऑकिनलेक ने इनको भेजा, फील्ड मार्शल ने। इसके बाद ये हुआ कि क्योंकि हमेशा बहुत ही आगे इनको रखा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से अपने हर काम में आगे रहते थे और करते भी शानदार तरीके से थे हर काम को, और बहुत ही अच्छे एक ऑफिसर के तौर पर आगे निखर कर भी आ रहे थे। यहाँ से जब अपने लेक्चर टूर से वापस लौटे ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्हें प्रमोट किया गया लोकल लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर। यहाँ पे लोकल लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर उनको प्रमोट किया जाता है। और उसके बाद में फ्रंटियर फोर्स की लिस्ट में होने के बाद भी, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में होने के बाद भी उन्हें GSO बनाया गया, जनरल स्टाफ ऑफिसर बनाया गया, ग्रेड 1 का जो पोस्ट था। और ये जो पोस्ट था उसको उस समय पे क्रिएट किया गया था मिलिट्री ऑपरेशंस 1 या 3 MO3, ये जो पोस्ट था, ये पूरा जो पोस्ट था इसको जनरल हेडक्वार्टर में दिल्ली के अंदर ही बनाया गया था उस समय। और बताया जाता है कि सैम मानेकशॉ पहले भारतीय थे जिनको डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन में जो पहली पोस्टिंग जिनको दी गई थी, वो पहले भारतीय सैम मानेकशॉ थे। तो DMO के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर जो पहली पोस्टिंग दी गई वो सैम मानेकशॉ को दी गई। और वो पोस्टिंग क्या थी? GSO ग्रेड 1 और मिलिट्री ऑपरेशंस थी MO3। तो ये पोस्ट यहाँ पे इनको मिलती है इससे, यहाँ से आने के बाद में, ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद। दिसंबर 1946 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉपर्टीज़ थी और जो रेजिमेंट्स थी, सेना थी, उसका जब डिवाइड हो रहा था, जब डिवीज़न हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, तो इस समय स्पष्ट हो गया था, ये साफ हो गया था कि जो सैम जिस डिवीज़न में पहले हुआ करते थे, जिस रेजिमेंट में हुआ करते थे, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, वो अब पाकिस्तान के पास जाएगी, वो पाकिस्तान के साथ रहेगी। ये यहाँ से साफ हो गई थी बात। और इसके बाद सैम को यहाँ से जो पंजाब रेजिमेंट थी उसमें, उनकी सूची में उसमें डाल दिया गया था। ये पंजाब रेजिमेंट में आ जाते हैं और इसी रेजिमेंट में
जो GSO-1 जो हमने आपको बताया और MO-3 ये जो पद थे वो यहाँ पे सैम को दिए गए थे, वो इसी रेजिमेंट में हुआ था। यहाँ वो जो थे सैम, वो जनवरी से लेके करीबन जुलाई 1947 तक रहे थे। और इसके बाद 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ तो उनका तबादला, जो उनका ट्रांसफ़र था, वो करा दिया जाता है 5वीं रॉयल गोरखा राइफल्स में। गोरखा राइफल्स में यहाँ से इनका तबादला करा दिया गया। और इससे पहले इस बटालियन को, जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, जो सडनली एक पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स और अपनी सेना के साथ में पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ एक हिस्से पर आक्रमण कर दिया था, तो वहाँ पे इनको भेजा जाता युद्ध की स्थिति बनने पर। इनको वहाँ पे कमान करने के लिए भेजा जाता इस गोरखा राइफल्स को। इसके पहले ही इनका जो अपॉइंटमेंट था उसको वहाँ पे रोक दिया गया, अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाता है और इनको ये कहा जाता है कि आपको अपने हेडक्वार्टर दिल्ली में ही डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में DMO में ही यहाँ पे काम करना है एज आ GSO-1। तो ये यहाँ पे नहीं जा पाते हैं उस लड़ाई में। और इस प्रकार से एक तरह से आप ये भी देखिएगा कि भारत के जो आने वाले जो पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, जो बाद में बने, उनको एक अफसर से वंचित रखा गया, एक अफसर से दूर रखा गया जहाँ पे वो उस लड़ाई में और ज़्यादा बेहतर कुछ काम कर सकते थे। तो वहाँ पे उनको उससे दूर रखा गया और ये उनके लिए हमेशा उनकी लाइफ में वो बताते भी थे, ये एक तरह से निराशाजनक रहा है। ये उनके लिए बहुत ही डिमोटिवेटिंग था उस समय भी। भारत की आज़ादी के बाद सैम मानेकशॉ भारत के बहुत ही बड़े बड़े इंसिडेंट के साक्षी रहे हैं, वहाँ पे सामने रहे हैं, उनके सामने ऐसी चीज़ें हुई हैं। शुरुआत से ही जब कश्मीर को भारत में विलय करने की बात आई थी और कश्मीर को भारत में विलय किया गया था, उस समय पर राजा हरी सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, तो वहाँ पे सैम मानेकशॉ एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, उस समय के भारत सरकार के जो सेक्रेटरी थे VP मेनन, उनके साथ में वहाँ पे मौजूद थे उस जगह पर, उस कमरे में। इसके बाद 1949 में सैम मानेकशॉ और KS थिमैया को, इन दोनों ही जो कि मेजर जनरल थे उस समय पे, दोनों को ही इंडियन डेलीगेट बना के एज अ इंडियन डेलीगेशन UN भेजा गया था, यूनाइटेड नेशंस में भेजा गया था। और ये सब किया गया था किनके कहने पर, जो सर BN राव थे, जो कि मिलिट्री एडवाइज़र थे, तो उनके कहने पर UN में वहाँ पे भेजा गया था। और ये वही समय था, ये पहली बार था, ये वही समय था जब सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ दोनों के दोनों एक ही जहाज़ पे, एक ही फ्लाइट पर थे और एक ही फ्लाइट पर सवार थे। पहली बार ये वहाँ पे इंदिरा गांधी से मिलते हैं, जहाँ पे इंदिरा गांधी जो थी वो अपने पिता जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय पे, उनके साथ में पेरिस जा रही थी। ये लोग पेरिस जहाँ पे रहे और उसके बाद में सैम मानेकशॉ और KS थिमैया भी पेरिस में कई दिनों तक वहाँ पे रहे थे। मार्च 1952 में सैम मानेकशॉ को फिरोजपुर में पोस्ट किया गया था 167 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर। और ये सैम की पहली पोस्टिंग थी वॉर के बाद में, जब वो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद में ये पहली उनकी पोस्टिंग थी। 1955 में सैम मानेकशॉ जो ब्रिगेडियर थे उस समय पे, उन्हें इन्फेंट्री स्कूल के कमांडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। और ये पहले एक तरह से कहा जाए कि ऑफिसर थे जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन का, इन्फेंट्री स्कूल का कमांडेंट बनाया गया था। ऐसे कई सारे जो पोस्ट थी जो इंडियन आर्मी में मिली हैं लोगों को, उनमें सैम मानेकशॉ ऐसी कई पोस्ट पर पहले व्यक्ति रहे हैं। साल 1957 में जब सैम बहादुर को 26 इन्फेंट्री डिवीजन का काम संभालने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्टिंग पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे जम्मू भेजा गया था। जम्मू क्यों उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रजौरी, श्रीनगर और पूंछ जैसे जो इलाके हैं, उनका पूरा सिक्योरिटी और सेफ्टी का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ पे उस समय उनके पास दे दी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए ये जो पोस्टिंग थी वो हुआ करती थी उस समय। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें जो रक्षा मंत्री थे उस समय VK कृष्ण मेनन, उनके साथ में कहासुनी और बहसबाजी हो गई थी सैम बहादुर की, सैम मानेकशॉ की। कैसे हुआ था ये? क्या हुआ था कि रक्षा मंत्री जो थे उस समय जम्मू आए हुए थे, सैम से उनकी मुलाकात हुई। तो उनसे मुलाकात करने के दौरान उनसे पूछा गया रक्षा मंत्री के द्वारा सैम से कि वो उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल KS थिमैया के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। इस पर सैम मानेकशॉ ने उनसे कहा था कि मंत्री महोदय, मुझे अपने चीफ के बारे में सोचने की अनुमति नहीं है, और आप एक जनरल ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि वो अपने चीफ के बारे में क्या सोचता है। कल आप मेरे जूनियर से पूछेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा करने से सेना का जो अनुशासन है वो उसका विनाश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। कृपया ऐसा ना करें।
ये उनकी जो कहासुनी थी, जो उन्होंने डायरेक्टली जवाब दे दिया था वीके कृष्ण मेनन को, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री को। इसके बाद यहाँ से बताया जाता है कि कृष्ण मेनन और कहा जाता है कि जनरल जो एक तरह जनरल कौल थे, उनका वो नापसंद करने लगे थे सैम बहादुर को, सैम मानेकशॉ को। दरअसल एक अलग मंडली हुआ करती थी उस समय पे आर्मी के अंदर। वो मंडली अभी भी मौजूद है या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन उस समय पे ये मंडली हुआ करती थी, जिसमें चापलूस जो अफसर होते हैं वो एक तरफ वो होते थे और एक तरफ ऐसे अफसर होते थे जो कि अपने उसूलों पे चला करते थे। और जाहिर सी बात है सैम मानेकशॉ उन अफसरों में से नहीं थे जो कि चापलूसी करें, वो अपने उसूलों पे चलते थे और इसके वजह से उन्हें कई बार परेशानियां भी बहुत सारी अपने करियर में उठानी पड़ी हैं। सैम के ऊपर एक बार बिना आधार की एक जांच बिठा दी गई थी, उनके ऊपर कई आरोप लगा दिए गए थे, अभियोग पूरा चल रहा था। तो ये सब चीज़ें जो थी, इसके बारे में भी उस समय एक जो बाद में सेना अध्यक्ष भी बने जनरल वीएन शर्मा, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी आरोप उस समय सैम पर लगे थे, क्योंकि वीएन शर्मा उस समय बहुत ज़्यादा जूनियर थे सैम से और वो उनको और सभी उनके बारे में जानते थे, सैम के मानेकशॉ के बारे में, कि वो कितने शानदार अधिकारी हैं, कितने शानदार ऑफिसर हैं। तो उन्होंने ये बताया था, वीएन शर्मा ने भी, जो बाद में सेना अध्यक्ष भी बने, कि उन्होंने कहा कि जो भी अभियोग उनके ऊपर लगे हैं, हम सब जानते हैं कि ये सारे के सारे झूठे और बेबुनियाद हैं और कोई भी उनकी लोकप्रियता से अनभिज्ञ नहीं है। सबको पता है कि वो कितने ज़्यादा लोकप्रिय हैं लोगों के अंदर और सब लोग ये जानते हैं कि रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के इशारे पर ये जांच हो रही है और वास्तव में ये सेना के जो ये करना क्या चाहते हैं इससे कि ये सेना में सैम की जो अगली पोस्टिंग है, जो अगली तरक्की उन्हें, जो अगला प्रमोशन मिलने वाला है, ये उसे रोकना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हम सभी ये जानते हैं कि इससे एक अधिकारी का मनोबल इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि इसके बाद भारत अगर इस सिचुएशन में किसी भी मिशन पर या किसी भी वॉर में जाएगा तो उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। और आप अगर देखें तो आगे जाके ऐसा हुआ भी। साल 1962 आया और 1962 में चाइना ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज़ में अक्रॉस इंडियन बॉर्डर्स, तो वहाँ पे अपना नेफा में बेसिकली कहा जाए, वहाँ पे अपनी घुसपैठ करना शुरू की, अपनी आर्मी भेजना शुरू की। इसके बाद में एक वॉर हुई और उस वॉर में भारत की हार हुई थी। 1962 की जो वॉर हुई थी, इसके साथ ही यहाँ पे जैसे ये चाइना ने एंट्री करना शुरू कर दिया था, यहाँ से अपनी फोर्सेस को भेजना शुरू कर दिया था, जो कृष्ण मेनन थे, रक्षा मंत्री थे, उन्हें उनकी पोस्ट से हटाया गया। उस समय के जो सेना चीफ थे, आर्मी चीफ थे, उनको रिज़ाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट से। और ये रक्षा मंत्री क्योंकि सैम मानेकशॉ को नहीं पसंद करते थे। इसके बाद जो अगले चीफ बने आर्मी के, जनरल JN चौधरी, उन्होंने बहुत ही खुशी से सैम मानेकशॉ को एक अगली रैंक पर प्रमोट किया, लेफ्टिनेंट जनरल की। लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पर प्रमोट किया जाता है, उनको कमांड करने के लिए नेफा में पूरा अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज़, वहाँ पे उन्हें भेज दिया जाता है। सैम ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना क्विकली अरेंजमेंट्स करना, बाकी सारी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि इसमें पूरा बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और उसके बाद जो एक वॉर हुआ उसमें हमें भारत को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा 1962 में चाइना के खिलाफ। सेना को इसके बाद रीस्ट्रक्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, रीस्ट्रक्चर किया गया। सैम मानेकशॉ को प्रमोट करके 4th कॉर्प्स जो कि GOC के तौर पर वहाँ पे उन्हें नियुक्त किया गया। अब ये जब GOC बन जाते हैं 4 कॉर्प्स के, इनको यहाँ पे पता था सैम को कि इस समय पे क्या क्या चीज़ों की कमी आर्मी के अंदर है। उस समय पर बताया जाता है कि वॉर के जो इक्विपमेंट्स थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो इक्विपमेंट्स थे वही अभी तक यूज़ हो रहे थे। हाई एल्टीट्यूड पर काम करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हमारी सेना के पास में सही कपड़े नहीं थे, सही तरह की क्लोथिंग, उनके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं थी हाई एल्टीट्यूड पर काम करने के लिए। साथ ही साथ में वहाँ पर रहना, उस नेचर को, उस क्लाइमेट को अडेप्ट करके, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सैनिक जो रोड्स थी वो इस तरह की रोड्स थी कि जहाँ पे पेस, हाई पेस के साथ में मूवमेंट हो ही नहीं सकता था। ये सारी चीज़ें सैम बहादुर ने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सेना के, सैनिक के हर एक मनोबल को, आत्मविश्वास को यहाँ पे बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने सरकार के साथ बातचीत करके रोड्स, फूड, क्लोथिंग, इसके साथ ही आप देखें तो वॉर ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों की, सारी रिसोर्सेज की यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि सैनिकों को ये सारी रिसोर्सेज दिलाई और इसके बाद लगातार उनको ट्रेन किया और मोटिवेट किया। नवंबर 1963 को जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक बहुत ही दुखद हवाई हादसा हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि एक हवाई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो उस समय के जनरल दौलत सिंह थे, उनका दुखद निधन हो गया। अब उनके बाद में यहाँ पे सैम मानेकशॉ को उनकी जगह पे वहाँ पे शिमला स्थित जो मुख्यालय था वहाँ पे भेजा गया।
अब ये शिमला पहुंचते हैं, उनकी वहाँ पे नियुक्ति की गई जीओसी इन चीफ के रूप में। 4 दिसंबर 1963 को सैम को यहाँ पे वेस्टर्न जो कमांड थी, जो आर्मी कमांड थी, वेस्टर्न आर्मी कमांड, उसकी कमांड सौंप दी जाती है। ये यहाँ पे काम करने लगते हैं। उस समय माउंट वॉरफेयर होता है, उसके लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल किसी भी सेना के पास में, हमारी सेना के पास में नहीं था। तो सैम ने यहाँ पे क्या किया कि पूरे जो रूपरेखा थी उसको तैयार किया, स्ट्रैटेजीज बनाई, अलग अलग मैप्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बनाई और फिर माउंटेन वॉरफेयर के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग दी। तो उन्होंने ये भी यहाँ पे किया। इसके बाद हुआ क्या कि 26 नवंबर 1964 आता है, अगले ही साल, करीबन 1 साल का समय भी नहीं हुआ था यहाँ पे, और अगले ही साल में सैम बहादुर को अचानक से अपॉइंट कर दिया जाता है जीओसी इन चीफ ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि ये पूरी आर्मी के लिए भी उस समय पे इस पर सवाल भी बहुत ज़्यादा उठे थे कि ऐसा सडनली क्यों किया गया है कि एक तरफ वो शिमला में काम कर रहे थे और शिमला से सीधा उन्हें कलकत्ता क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया, वेस्टर्न कमांड से सीधा ईस्टर्न कमांड में क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया था तो इस पर कई सारे लोगों ने अलग अलग बातचीत बताई, लेकिन यहाँ पे जब सैम बहादुर ने खुद ये बात बताई थी तो उन्होंने क्या बताया था, आप वो सुनिए। सैम ने ये बताया था कि हुआ कुछ ऐसा था कि जब 1964 में, मई 1964 में पंडित नेहरू की, पीएम नेहरू उस समय थे, पीएम थे, और नेहरू जी की जब गंभीर रूप से वो बीमार थे, तो उस समय जो सेना अध्यक्ष हुआ करते थे जनरल चौधरी, उन्होंने वेस्टर्न कमांड के तत्कालीन जो उस समय के कमांडर थे सैम मानेकशॉ, जो वहाँ पे पोस्टेड थे, उनके लिए एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था, और उस लेटर को एक तरह से कहा जाए कि मुहरबंद लिफाफा जो था उसे उप सेना अध्यक्ष जनरल वडालिया को दे दिया था, और ये बोलते हुए दिया था कि यदि पंडित नेहरू को कुछ हो जाता है तो यहाँ पे ये जो पत्र है आप मानेकशॉ को दे दीजिएगा, उनको ये पूरा सुना दीजिएगा। अब यहाँ पे 27 मई 1964 को, जैसा कि हम सब जानते हैं, पंडित नेहरू का स्वर्गवास हुआ, पीएम का, देश के पहले प्रधानमंत्री का। और इसके बाद जनरल वडालिया ने सैम को फ़ोन करके ये बताया कि मैस्ट्रो, सेना अध्यक्ष ने मुझे एक मुहरबंद लिफाफा दिया है और ये आपको पढ़ के सुनाने के लिए कहा है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, आप एक बार सीक्रेट लाइन पे आ जाइए। अब सीक्रेट लाइन पे जब सैम बहादुर आए तो यहाँ पे इनको जब इन्होंने सुनाया तो उसमें ये लिखा था कि सेना अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि यदि प्रधानमंत्री नेहरू का स्वर्गवास हो जाता है तो हो सकता है कि राजधानी की स्थिति, दिल्ली की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाए और सेना को यहाँ पे नियंत्रण के लिए, स्थिति नियंत्रण करने के लिए सेना के जवानों की आवश्यकता पड़े। तो इसके लिए दिल्ली में उस समय, क्योंकि जो बाकी सेना टुकड़ियाँ हैं जो हमारी, वो वहाँ पे है नहीं, और इसीलिए मानेकशॉ को आदेश दिया जाता है कि वो अम्बाला से 4 इन्फेंट्री डिवीज़न और आगरा से 50 पैराशूट ब्रिगेड को साथ लेकर दिल्ली पहुँच जाए। जब ये मानेकशॉ को पता चला था, जब उनको ये निर्देश सुनाए गए थे फ़ोन पे और सीक्रेट लाइन पे, तब उन्होंने इससे पुरजोर विरोध इसका किया था और साफ तौर पर मना कर दिया था, ये कहते हुए कि ये हमारे देश की जो शासन प्रणाली है उसके विरुद्ध है। लोगों में इससे बहुत ही गलत संकेत जाएगा कि सेना को यहाँ पे सामने ला के खड़ा कर दिया, सेना सामने आ गई है एक प्रधानमंत्री के डेथ के जस्ट बाद। तो ये चीज़ उन्होंने साफ तौर पर मना कर दी थी। हालांकि इसके बाद जो उप सेना अध्यक्ष थे, जो फ़ोन पे उन्हें बता रहे थे सैम बहादुर को ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहा कि मैस्ट्रो, मुझे ये कर्तव्य दिया गया था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पे सैम बहादुर ने ये कहा था कि उन्होंने अपना एक पत्र लिख के, जो मेन सेना अध्यक्ष थे जिन्होंने ये करने के लिए कहा गया था, जिनके द्वारा, उनको अपना पत्र लिख के यहाँ पे साफ साफ भेज दिया था। तो ये एक ऐसा किस्सा है कि जो कि बहुत ही, आप कहेंगे कि दबी हुई जो बातें होती हैं उनमें से निकल के सामने आता है, जिनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता, कि इस तरह के हालात भी बन गए थे प्रधानमंत्री नेहरू की डेथ के बाद कि सेना को ये लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए देश के अंदर जब सेना को राजधानी के अंदर भेजना पड़ जाए। कलकत्ता में जब एज अ ईस्टर्न आर्मी कमांडर सैम मानेकशॉ अपनी सर्विस दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने कई सारे जो अधिकारी थे, जो मैरिड ऑफिसर्स थे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी थी कि उन्होंने उनके लिए घर बनवाए थे। और ये घर इस तरह से उन्होंने बनवाए थे कि टेंगा से लेकर हाशेमारा तक, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, तो यहाँ तक उन्होंने और भी अन्य जगहों पर भी ऐसे घरों की व्यवस्था कराई थी। छोटी छोटी छावनियाँ जो थी ऐसी जगहों पर, वो भी बनवाई थी, उनको भी व्यवस्थित किया था। और इसका मतलब क्या था, इसको क्यों किया गया था? हुआ ये था कि इस तरह से था कि पहले, क्योंकि सैनिकों की जो फैमिलीज़ थी
वो जो नॉन फैमिली एरियाज़ जो होते हैं, माना जाता है जिन एरियाज़ को जहाँ पे फैमिलीज़ नहीं एंटर कर सकती, तो वहाँ पे नहीं आ सकते थे। इसकी वजह से ये होता था कि जो पर्सनल दिक्कतें हैं सैनिकों की, जो उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनके परिवार वालों के साथ में, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं रह पाते थे, उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, व्यक्तिगत समस्याएं आती थी। इन पर सैम ने जोर डाला, इनको सही किया, ऐसे घर बनवाए। इसके बाद जब पूरी फैमिली एक साथ रहती थी और सैनिक अपने परिवारों के साथ रहते थे, तो यहाँ पे इससे क्या हुआ कि उनका जो वर्क था उसमें बहुत ही एफिशिएंसी आई, वो और प्रभावी और कार्यशील हो गए, वो बहुत अच्छे से अपना काम करने लगे। सैम बहादुर ने यहाँ पे, इसके साथ में सैम मानेकशॉ ने केंद्रीय विद्यालय जो है उनको भी गति दी। एक तरह से कहा जाए कि उनकी नींव रखने में सैम मानेकशॉ का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनकी स्थापना की, यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध कराई अलग अलग जगह पे। तो ये सब कुछ उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि उसको रियलिटी में ढाला है, केवीज को, जो केंद्रीय विद्यालय उनको। सेना के लिए इन्होंने फ्लैट्स भी बनवाए थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनवाई पहली बार। और इसमें एक मज़ेदार किस्सा ये बताया जाता है कि जब ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी तो ये बात आई सामने कि इनको नाम दिया जाए मानेकशॉ फ्लैट्स। तो जब मानेकशॉ फ्लैट्स देने की बात आई, उनसे कहा गया कि आपका नाम दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इनको फ्लैट्स को नाम दिया था टर्फ व्यू फ्लैट्स, टर्फ व्यू फ्लैट्स। तो ये एक तरह से ये उनका दिखता है कि वो कभी भी खुद का क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे ऐसी चीज़ों पर। काम उन्होंने इतने सारे किए देश के लिए और सेना के लिए। मार्च या फिर अप्रैल 1966 की बात है। जनरल चौधरी से उनके उत्तराधिकारी के बारे में कि उनके बाद में अब कौन जनरल बनेगा, कौन आर्मी का प्रमुख बनेगा, तो उसके लिए राय ली गई थी। तो उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक तौर पर मेरे बाद स्वाभाविक तौर पर सैम मानेकशॉ को मेरा उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, लेकिन हालांकि सैम जो है वो उम्र में थोड़े से छोटे हैं, तो इसलिए 1 साल तक के लिए उनको वेट कराया जा सकता है, इस पद के लिए उन्हें इंतजार कराया जा सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से मिलकर उनसे ये कहा कि मैं अपना मन बना चुकी हूँ, मैं अपना निर्णय ले चुकी हूँ कि अगले सेना के प्रमुख आप ही होंगे। सैम मानेकशॉ ने इसके ऊपर ये कहा था कि मुझे इस समय सेना प्रमुख बनाना उचित नहीं है, क्योंकि जनरल कुमार मंगलम जो है वो मुझसे सीनियर है, और ये जो सीनियरिटी की तरह पे ये बनने चाहिए वहाँ पे सेना प्रमुख, तो उनको बनाया जाए, मुझे छोड़कर इस समय आप उनको सेना प्रमुख बनाइए। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि नहीं, मैं अपना जो मन है वो बना चुकी हूँ, मैं निश्चय कर चुकी हूँ, और इसके साथ ही अगले सेना प्रमुख जो है वो आपको ही बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, आप सही वाकिफ होंगे उनसे, के कामराज जो थे, उन्होंने यहाँ पे बीच में इंटरफेयर किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री से उन्होंने ये कहा, इंदिरा गांधी से, कि अगर जनरल कुमार मंगलम को सेना अध्यक्ष इस समय पे नहीं बनाया जाता है, सेना प्रमुख नहीं बनाया जाता है, तो फिर जितने भी दक्षिण भारतीय लोग हैं, जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य के लोग हैं, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे। और इसके बाद इस सिनेरियो को देखने के बाद में यहाँ पे जनरल कुमार मंगलम को जो है वो सेना प्रमुख यहाँ पे बनाया गया। और इंदिरा गांधी ने अपने सचिव को सैम मानेकशॉ के पास भेजा और उनसे बातचीत करने के लिए उनको खेद प्रकट किया एक तरह से, जबकि सैम मानेकशॉ पहले से ही ये चीज़ कह रहे थे कि जो सीनियरिटी है उसको फॉलो किया जाए और जनरल कुमार मंगलम को सेना प्रमुख बनाया जाए। लेकिन इसके बाद जनरल कुमार मंगलम के बाद सेना प्रमुख का कार्यभार संभालते हैं 1969 जून में सैम मानेकशॉ। इसके बाद ये बने अगले सेना प्रमुख। अब ये इन्होंने अपने सेना प्रमुख बनने के बाद क्या किया, ये सब आपको बताते हैं। मार्च 1969 में ही सरकार ने घोषणा कर दी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ को सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद ये आप देखिए कि IMA का जो पहला बैच था, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का जो पहला बैच था जिसमें सैम मानेकशॉ थे, उस बैच ने 3 अलग अलग सेनाओं को 3 अलग अलग प्रमुख दिए। भारत को, भारतीय सेना को जनरल सैम मानेकशॉ, पाकिस्तान की सेना को जनरल मोहम्मद मूसा, और बर्मीज की सेना को जनरल स्मिथ डून। तो ये तीनों के तीनों IMA के उस पहले बैच से निकले हुए ऑफिसर थे जो कि आगे जाके सेनाओं के प्रमुख बने, 3 अलग अलग सेनाओं के। सैम मानेकशॉ ने जब ये सेना प्रमुख बने, इसके बाद इन्होंने ये देखा, जब उन्होंने पदभार संभाला अपना, कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो कि करीबन 8-10 सालों से लगातार सेना से हटके यहाँ से अपना किसी ना किसी बहाने से दिल्ली में पदस्थ हैं। ये दिल्ली में अपना इन्होंने पोस्टिंग ले रखी है। ऐसे कई सारे ऑफिसर्स हैं जो, अब इन्होंने यहाँ पे इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया था कि इन्होंने अपने जो सचिव थे उनसे ये कहा था कि आप ऐसे सारे ऑफिसर्स की लिस्ट बनाइए, और इसके बाद ऐसे सारे ऑफिसर्स को जो कि 3 सालों से ज़्यादा एक जगह पे दिल्ली में रह रहे हैं, इन सभी की लिस्ट बना के इनको ये आदेश दीजिए कि ऐसे अधिकारियों को
अगले 2 महीने के अंदर दिल्ली छोड़नी पड़ेगी और ये इनको बाहर कहीं पे तैनात होना पड़ेगा एज अ इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। और किसी भी समय, और इनको कोई भी समय इसके अलावा, इन 2 महीने के अलावा कोई और समय नहीं दिया जाएगा। जैसे ये खबर फैली, इसके बाद में एक तरह से ये कहा जाए कि उस समय पे आर्मी और जो हमारा शासन है, जो हमारा मिनिस्ट्रीज़ है दिल्ली के अंदर, उनके बीच में बहुत से ऐसे ताल्लुकात देखने को मिले थे कि जहाँ पे कई सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने जाके शरण लेना चाहा, किसी मिनिस्टर से बातचीत करना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहा। तो ये सब चीज़ें सामने आई थी। लेकिन ऐसे अधिकांश, बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिन्हें दिल्ली से आरामदायक जो सेवा वो कर रहे थे, बहुत सालों से लगातार यहाँ पे बने हुए थे किसी ना किसी बहाने से, 10 सालों से करीबन, ऐसे कई सारे ऑफिसर्स को दिल्ली छोड़कर अलग अलग जगह पे जाना पड़ा। वहाँ पे जाके फिर से अपनी ड्यूटी जो थी वो उन्हें उनकी याद आई और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने काम करना शुरू किया। साल 1969 अगस्त या फिर सितंबर का दिन था, महीना था, और इस महीने में एक ऐसा दिन था कि जब संसद के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहमा गर्मी चल रही थी और वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई थी कि इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इस टेंशन के माहौल में उन्होंने सैम मानेकशॉ को मिलने के लिए बुलाया। अब सैम मानेकशॉ को जब मिलने के लिए बुलाया और ये मिलने के बाद वापस आए, तो कुछ इस तरह का सीन हुआ था उस कमरे में अंदर, इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ के, जब वहाँ पे वो मौजूद थे, कि प्रधानमंत्री ये सोच रही थी कि सैम मानेकशॉ सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं और ये सत्ता पर, सरकार पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने सैम मानेकशॉ से कहा कि सैम, वो लोग कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा डर तुमसे है और तुमसे मुझे डरना चाहिए, खतरा मुझे सबसे ज़्यादा तुमसे है। सैम मानेकशॉ ने कहा कि कौन लोग कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो मेरे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो लोग बताते हैं। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि आप क्या सोचती हैं? कहती हैं कि आपको सेना से क्या आपको डरने की ज़रूरत है? सैम मानेकशॉ ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि आपको सेना से या मुझसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप अपना काम करिए। मेरा काम है कमांड करना, मैं कमांड करूँगा, आपका काम है पॉलिटिक्स करना, आप पॉलिटिक्स करिए, राजनीति करिए, पीएम है आप। तो ये सारी चीज़ें एक प्रधानमंत्री और सेना के उस समय के प्रमुख सैम मानेकशॉ के बीच में बातचीत हुई। इंदिरा गांधी के साथ सैम मानेकशॉ के ऐसे कई सारे किस्से जो हैं वो सामने आते हैं, और ऐसे कई सारे किस्से इस तरह सामने आते हैं कि एक शानदार पर्सनालिटी के, क्योंकि इंसान थे सैम मानेकशॉ, उनका जो ह्यूमर था, जो उनकी स्मार्टनेस थी, वो झलकती थी सामने। तो ऐसा ही एक मज़ेदार किस्सा है कि जब सैम मानेकशॉ जो थे, उनको क्योंकि डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसी के चलते दिल्ली के ओबराय होटल में, ओबराय होटल के एक चाइनीज़ एक रेस्टोरेंट है चिनोस, तो चिनोस में ये सैम मानेकशॉ जो थे वो एक लड़की के साथ में, एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ में डांस कर रहे थे। तो अब यहाँ पे जब ये डांस कर रहे थे, तो ये देखते हुए उस रात को एक एजेंसी का ऑफिसर वहाँ पे मौजूद था, जिसने ये खबर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचा दी थी, मतलब इंदिरा गांधी तक ये खबर पहुँचा दी थी। अब अगली सुबह इंदिरा गांधी के साथ सैम मानेकशॉ की मीटिंग थी। मीटिंग खत्म हुई, सारी की सारी जो बातचीत थी वो खत्म हुई, कामकाजी बातचीतें जो थी वो बेसिकली खत्म हो गई। बातचीत खत्म होने के बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत ही पोलाइटली सैम मानेकशॉ से कहती हैं कि आपको ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे किसी लड़की के साथ में इस तरह से डांस नहीं करना चाहिए और ये आपको शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे उन्होंने मना किया एक तरह से उनको किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस पे ऐसी चीज़ें करने से। इस पर सैम मानेकशॉ बहुत देर तक शांति से सुनते रहे जो भी इंदिरा गांधी उनसे बोल रही थी। उसके बाद में जब इंदिरा गांधी चुप हो गई, तब सैम मानेकशॉ ने कहा कि मैडम, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो लड़की कौन थी? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जानना है। लेकिन इसके बावजूद जब सैम मानेकशॉ ने उन्हें बताया, तो वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जिस लड़की के बारे में आप बात कर रही हैं, जिस सुंदर लड़की के बारे में जिसके साथ आपने मुझे नाचते हुए देखा है, वो असल में मेरी बेटी थी। और इसके बाद में दोनों के दोनों, जो इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ थे, वो ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो ये एक उनका बॉन्ड था। और इसके बाद ऐसे कई सारे किस्से थे जो कि इंदिरा गांधी के साथ में आप उनके सुनते हैं, सैम मानेकशॉ के। ऐसा ही एक किस्सा 1971 वॉर से पहले का है। तो अप्रैल का समय था और 1971 में अप्रैल के महीने में इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग में सैम मानेकशॉ को बुलाया। माहौल बहुत ज़्यादा ही गर्म था, एक तरह से ऐसा माहौल था कि गुस्से में और परेशान थी बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी। और परेशान इसलिए थी क्योंकि जो शरणार्थी थे, जो रेफ्यूजीज़ थे, वो पश्चिम बंगाल में, असम में और त्रिपुरा में लगातार एंट्री कर रहे थे, आ रहे थे। इस बारे में इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा कि इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? सैम मानेकशॉ ने कहा कि कुछ भी नहीं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने कहा कि आप इसमें क्यों कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं ऐसे में। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप जो सेना है उसको अंदर ले जाइए। सैम मानेकशॉ ने कहा कि इसका मतलब वॉर, क्योंकि अगर आप कह रही हैं कि सेना अंदर ले जाइए तो मतलब इसका मतलब है कि आप वॉर चाहती हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं नहीं जानती, अगर ये वॉर है तो फिर युद्ध ही ठीक है, मतलब अगर ये वॉर है तो फिर वॉर ही सही। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे सैम मानेकशॉ से जब ये कहा कि अगर ये वॉर है तो वॉर ही सही, तब सैम मानेकशॉ ने कहा था कि आपने बाइबल पढ़ी है। तो वहाँ पास में स्वर्ण सिंह बैठे हुए थे, मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा अब इसका बाइबल से क्या काम, बाइबल से क्या लेना देना है। सैम मानेकशॉ ने बताया कि फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट जो वर्ड्स हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें गॉड ने ये कहा है कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट। नाउ यू से, अब आप कह रही हैं कि लेट देयर बी वॉर एंड देयर विल बी वॉर, बट आर यू प्रिपेयर्ड? आई एम नॉट सर्टेनली। तो यहाँ पे सैम मानेकशॉ ने ये कहा था कि अगर आप चाहती हैं कि यहाँ पे वॉर हो, लड़ाई हो, युद्ध हो, तो यहाँ पे युद्ध होगा, लेकिन क्या आप तैयार हैं इसके लिए, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। तो उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि अप्रैल का ये अंत चल रहा है, अप्रैल के महीने का अंत चल रहा है, कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिनों के अंदर पूर्वी पाकिस्तान में भारी बारिश होगी, मानसून का प्रवेश होगा, और जब भारी बारिश होगी तो जो नदियाँ हैं वो सागर बन जाएंगी उस समय तक। इसके बाद में किनारे पर खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आपको दूर का अगला दूसरा किनारा नज़र नहीं आएगा, इस तरह के हालात हो जाएंगे। सैम मानेकशॉ और उनकी टीम, जो वो उनकी सेना होगी, फोर्स होगी, वो सड़कों तक सीमित रह जाएंगे, सिर्फ वायुसेना जो है वो उन्हें मदद नहीं कर पाएगी ऐसे में, और इसके बाद पाकिस्तान से उनकी हार हो सकती है। ये पहला कारण बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि एक मेरी डिवीज़न जो है वो इस समय सिकंदराबाद में है, दूसरी जो है बबीना में है। इस समय फसल की जो कटाई है हम उसको काट रहे हैं, हम फसल काट रहे हैं इस समय पे, और इस समय अपनी सेना को लाने के लिए मुझे हर एक वाहन की, हर एक ट्रक की, हर व्हीकल की ज़रूरत होगी, सारी सड़कें हैं उनकी ज़रूरत होगी, रेलगाड़ियों की ज़रूरत होगी, जिससे मैं अपने जो बाकी जवान हैं, जो मेरे सोल्जर्स हैं, उनको एक जगह पर ला पाऊँ। इससे क्या होगा कि आपके जो फसल है आप उनको लाने ले जाने में असक्षम हो जाएंगे, आप नहीं ले जा पाएंगे उनको। कृषि मंत्री वहीं पे बैठे हुए थे, कृषि मंत्री फरकुद्दीन अली अहमद थे वहाँ पे, उनकी तरफ मुड़े और उनसे कहते हैं कि जब आप ये नहीं कर पाएंगे तो इससे जो भुखमरी होगी भारत के अंदर, उसका जो दोष है वो आप मेरे के ऊपर नहीं डाल सकते, लोग आपको इसके लिए दोषी ठहराएंगे। इसके बाद वहाँ पे उन्होंने ये कहा सैम मानेकशॉ ने कि जो मेरी अटैकिंग फोर्सेज हैं उनके पास में सिर्फ इस समय 12 टैंक्स हैं, और ये सिर्फ 12 टैंक्स हैं जो एक्टिव हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए थे वाई वी चौहान ने पूछा कि सैम सिर्फ 12 टैंक क्यों हैं? तो उस पर इन्होंने कहा कि सर क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं, आपसे मैं कुछ महीनों से आग्रह कर रहा हूँ लगातार कि आप फंड्स दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसी कारण से यहाँ पे हमारे पास में 12 टैंक्स हैं सिर्फ जो कि एक्टिव हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री से, इंदिरा गांधी से इन्होंने कहा सैम मानेकशॉ ने कि अगर 1962 में 1962 की लड़ाई में आपके पिताजी से, अगर उस समय के सेना प्रमुख जो थे जनरल थापर, वो अगर ये कह देते, अगर उनकी जगह मेरे से पूछा जाता, पंडित नेहरू अगर मुझसे पूछते, तो मैं उन्हें साफ साफ बता देता कि सर इस समय पे हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर पंडित नेहरू मुझसे कहते कि चीनियों को बाहर फेंक दो यहाँ से, तो मैं उनकी तरफ देखता, उनको ये सारी समस्याएं बताता। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी समस्याएं हैं, और अगर अब भी आप चाहती हैं कि लड़ाई हो तो मैं ये दावा करता हूँ, अगर ये आप चाहती हैं कि वॉर हो तो मैं ये दावा करता हूँ कि 100% हमारी हार होगी। अब आप मुझे आदेश दे सकती हैं। ये सब सुनने के बाद में माहौल पूरे कमरे का एक तरह से सन्नाटा पड़ गया था, और उसके बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कैबिनेट मीटिंग अगले अब 4 बजे करीबन होगी। सब लोग चले गए वहाँ से। सैम मानेकशॉ क्योंकि लास्ट में निकले, हायरार्की वाइज भी वो सबसे जूनियर थे वहाँ पे, तो वो सबसे लास्ट में निकलने से पहले प्रधानमंत्री जी से कहते हैं इंदिरा गांधी से कि प्रधानमंत्री, इससे पहले कि आप कुछ कहें, क्या आप चाहती हैं कि मैं मानसिक आधार पर के मानसिक अस्वस्थता के कारण, शारीरिक अस्वस्थता के आधार पर मैं अपना इस्तीफ़ा भेज दूं, मैं रिज़ाइन कर दूं? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी कहती हैं कि सैम बैठ जाओ, और फिर पूछती हैं कि क्या तुमने जो बातें बताई हैं क्या वो सही हैं? तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि देखिए, युद्ध मेरा पेशा है, लड़ाई को जीतना मेरा एक तरह से मेरा ये काम ही यही है, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या तुम तैयार हो, तो नहीं, मैं इस समय तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए।
इसके बाद पीएम इंदिरा गांधी ने कहा था कि ठीक है, कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, आप मेन कमांडर होंगे और आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोसीड करिए। उस पे सैम मानेकशॉ ने ये आश्वासन दिया था पीएम इंदिरा गांधी को कि आप निश्चिंत रहिए, सफलता होगी और मैं सफलता का दावा करता हूँ। और इसके बाद में 1971 वॉर हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत की जीत हुई, यहाँ पे पाकिस्तान को हराया बुरी तरह से। यहाँ पे सैम मानेकशॉ ने एक बड़ा योगदान दिया था, बहुत ही बड़ा उनका मेजर रोल उन्होंने प्ले किया था। और इस टॉपिक के बारे में, 1971 वॉर के बारे में हम एक डिटेल टॉपिक में अलग से डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पूरी कहानी सुनाई जाएगी उसकी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जनरल मानेकशॉ की जो एक्सेप्शनल उनकी सर्विस रही थी इस पूरी वॉर में 1971 में, उसके लिए उन्हें 1972 31 दिसंबर को सरकार के द्वारा उनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए फील्ड मार्शल के पद की उनके लिए घोषणा की थी कि उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया जाएगा। और इसके लिए एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रपति भवन में। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, जो सुप्रीम कमांडर जिन्हें भारत की पूरी इंडियन आर्मी का कहते हैं, आर्म फोर्सेस का, तो वीवी गिरी थे उस समय पे प्रेसिडेंट। उन्होंने जो राष्ट्रपति भवन में सैम मानेकशॉ को 2 जनवरी 1973 को ये जो सेरेमनी थी उसके अंदर फील्ड मार्शल का मेडल दिया था। उनका जो बैटन होता है, जो बैटन दिया जाता है एज अ टाइटल विद द मार्शल टाइटल के साथ में, वो बैटन दिया गया था। ये वो बैटन था कि जिसमें पहली बार ये हिस्ट्री क्रिएट हुई थी भारत के अंदर, जब भारत को अपना पहला फील्ड मार्शल मिला था। ये फील्ड मार्शल यहाँ पे मिले भारत को। घोषणाएं जब जैसी ये हुई थी, इसके बाद में बताते हैं कि मंत्रालय के अंदर, सचिवालय के अंदर, मिलिट्री ऑफिस के अंदर बधाइयों के संदेश लगातार आने लगे थे। इसमें एक बधाई का संदेश जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे उस समय, फील्ड मार्शल जो ऑकिनलेक थे, उनका भी एक बधाई संदेश था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक फील्ड मार्शल की तरफ से दूसरे फील्ड मार्शल को मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, कितना ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस समय पे हुई थी। और ये देखने में अपने आप में एक अलग चीज़ थी कि करीबन 25 साल के बाद में जो फील्ड मार्शल ऑकिनलेक थे, जो पहले भारत के अंदर ही आर्मी कमांडर थे जब इंडिया डिपेंडेंट था, और इसके बाद में वो बधाई संदेश दे रहे थे एक इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फील्ड मार्शल को। तो देखने लायक था ये अपने आप में ही। ये जो बैटन दिया गया था फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को, ये बैटन जो था उसको बहुत ही कम समय में बनाया गया था दिल्ली के अंदर ही, कैंट में, दिल्ली कैंट के अंदर आर्मी की वर्कशॉप में। और इसको डिज़ाइन और जो बनाया गया था वो वहीं पे किया गया था। और उसके बाद 15 जनवरी 1973 को आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ ने अपना जो चार्ज था वो अगले जनरल को सौंपा, जनरल जी वेबूर को। और इसके बाद इन्होंने इंस्पेक्शन बंगलों में अपना रहना शुरू किया, क्योंकि इसके पीछे एक बात बड़ी बताई जाती है कि उन्हें लुटियंस दिल्ली के अंदर एक भी घर उन्हें अलॉट नहीं किया गया था। फील्ड मार्शल को भारत के कोई भी घर दिल्ली के अंदर नहीं दिया गया। ये एक बड़ी चीज़ थी जिस पे उस समय प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से कहा जाए कि इस पे सवाल उठाए थे कि ऐसा क्यों है। तो खैर ये चीज़ वहाँ पे हुई थी। इसके बाद इन्होंने इंस्पेक्शन बंगलों के अंदर कुछ समय तक रहना शुरू किया। और फिर उसके बाद लेट जनवरी 1973 में ये एक ऐसी हेडलाइन बन के सामने उभरे थे सैम मानेकशॉ, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था कि मीडिया की तरफ से कुछ एक बड़ी चीज़ की गई थी सैम मानेकशॉ के साथ में। एक डेटलाइन करके वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था न्यू दिल्ली के अंदर। डेटलाइन ने क्या किया कि एक इंटरव्यू किया सैम मानेकशॉ का। सैम मानेकशॉ के उस इंटरव्यू में उनसे दो ऐसी उनके टिप्पणियां हो गई थी, दो ऐसे उनके स्टेटमेंट थे जिनको बहुत हाईलाइट करके दिखाया गया उन्हें टारगेट करने के लिए। पहला स्टेटमेंट था जिससे बेसिकली ये कहा जाए कि संसद तक में ये इस पर बवाल खड़ा हो गया था, हंगामा हो चुका था। उनका पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरह का था कि लंदन मेरा प्रिय शहर है, लंदन मेरा सबसे फेवरेट शहर है। और दूसरा था कि जिन्ना ने अगर 1947 में मुझे पाकिस्तान की सेना में शामिल कर लिया होता, तो यदि मैं उनके साथ में होता तो भारत हार गया होता, तो तुम्हारे पास हारा हुआ भारत होता। बेसिकली ये चीज़ ये उन्होंने कहा था। तो अब ये जो दो स्टेटमेंट थे उनको किस तरह से उस इंटरव्यू में गलत तरीके से दिखाया गया। बेसिकली हुआ ये था कि जब उनसे पूछा गया था कि आपका प्रिय शहर कौन सा है, उसमें उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया था कि देश में या फिर विदेश में, भारत में या फिर भारत के बाहर। तो ये स्पष्ट करने की बजाय उस सवाल के अंदर जब वो पूरा इंटरव्यू छपा था उसमें ये चीज़ नहीं बताई गई थी कि उन्होंने ये पूछा था कि देश में या फिर विदेश में। उन्होंने विदेश में अपना फेवरेट जो जगह थी वो उसका बारे में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने वहाँ पे ये बताया था कि विदेश में मेरा प्रिय शहर लंदन है और मुझे वहाँ पे घर जैसा महसूस होता है, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा
मुझे अपने लगते हैं और मैं वहाँ पे वो मुझे जानते हैं, इस वजह से मुझे वो अपना घर जैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे ये साक्षात्कार में जो इंटरव्यू में ये चीज़ पब्लिश नहीं की गई प्रॉपरली। उसके बाद में जो अगली लाइन थी जो उन्होंने जिन्ना के बारे में बोला था कि 1947 में अगर जिन्ना मुझे शामिल कर लेते पाकिस्तान आर्मी में तो यहाँ पे शायद भारत हार चुका होता, आपके पास हारा हुआ भारत होता। ये उनका जिस तरह का ह्यूमरस एटीट्यूड होता था, एक तरह से वो मजाकिया उनका अंदाज होता था, वो उन्होंने एक मजाक के अंदाज में यहाँ पे कहा था। लेकिन उस समय ये बवाल इतना बड़ा हुआ था कि संसद तक ये बातें पहुँच चुकी थी। और इसके बाद में हुआ ये, कई लोगों ने उन्हें टारगेट किया सैम मानेकशॉ को उनके रिटायरमेंट के बाद। और इसके बाद 15 जुलाई 1973 की बात बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी वाइफ के साथ में जो उनकी वाइफ थी उनके साथ में उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया था। आखिरी बार दिल्ली को उन्होंने अलविदा कह दिया था। इसके बाद ये कुन्नूर में जाके रहते हैं। कुन्नूर में रहे कई दिनों तक, बागबानी और संगीत वगैरह का इनको शौक रहा। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि चौकी वो बैठ नहीं सकते थे तो सशस्त्र बलों और बाकी जो पब्लिक जो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके साथ में उन्हें काम करने के लिए बहुत लोग लगातार रिक्वेस्ट करते रहते थे। तो ऐसा उन्होंने एक काम करे भी। 17 अप्रैल 1975 की बात बताते हैं कि द बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उन्हें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त कर लिया था। और जैसे ही ये चीज़ हुई थी इसके बाद देश भर की तमाम सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो थीं वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नियुक्त करने के लिए सैम मानेकशॉ के पास पहुंच गई थी रिक्वेस्ट लेकर। और इसके बाद में ये हुआ था कि लगातार में उनके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ऐसी रिक्वेस्ट पहुंचती रहती थी। 1977 में जब जनता पार्टी की नए केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी तो जो प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई, उन्होंने सैम मानेकशॉ को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्ष बनने का एक तरह से प्रस्ताव दिया था। इसके बाद 96 की बात बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने भी भारतीय रेड क्रॉस बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया था सैम मानेकशॉ को। 1979 की बात बताते हैं कि नेपाल की रॉयल आर्मी ने सैम मानेकशॉ को नेपाल यात्रा पे इनवाइट किया था। और वहाँ पे जो राजा थे नेपाल के, राजा महेंद्र, उन्होंने फील्ड मार्शल को यहाँ पे सैम मानेकशॉ को गोरखा राइफल्स और पेंशन भोगियों को के लिए अच्छे कार्य करने के लिए त्रिशक्ति पट्टा उससे सम्मानित किया था नेपाल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उनके लाइफ के, उनके करियर के, उनकी सर्विस में सैम मानेकशॉ के बहुत ही बड़े कुछ इंसिडेंट ऐसे बड़े रहे हैं। लेकिन सैम मानेकशॉ ने सरकार से किसी भी तरह के राजकीय या शासकीय पद का जो प्रस्ताव था उसको कभी स्वीकार नहीं किया। और प्रधानमंत्री जो थे उस समय के, आने वाले बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लगातार उनसे भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत के अलग अलग राष्ट्रीय सुरक्षा के, नेशनल सिक्योरिटी के मामलों के लिए उनसे सलाह मशवरा जो थे वो करते रहते थे। साल 2002 में करीबन 60 साल उनकी जीवन संगनी बनकर रहने वाली सैम मानेकशॉ की, सिल्लू का जो उनकी वाइफ थी, उनका देहांत हो जाता है, उनका निधन हो गया। और इसके बाद में सैम मानेकशॉ की लाइफ में जो खालीपन आया है वो कभी भर नहीं पाया। वो कई बार उनकी जो बेटियां थीं, जो माया और शैरी, वो उनके पास जाके रहती थी कुन्नूर में। कभी कभी वो दिल्ली भी आ जाते थे, चेन्नई भी जाते थे अपनी बेटियों के पास, लेकिन कभी भी वो जो खालीपन था वो भर नहीं पाया। और इसके बाद में 2005 से उनको बहुत ही खतरनाक तरीके से न्यूमोनिया हुआ था। तो न्यूमोनिया जब उनको हुआ सैम मानेकशॉ को, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। वेलिंगटन के उनको अस्पताल में, वहाँ पे सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मिलिट्री हॉस्पिटल में। और मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद में वहाँ पे जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो वायुसेना के एक विशेष हेलीकॉप्टर से, एक विशेष विमान से उनको दिल्ली लाया गया था। दिल्ली लाया गया और यहाँ पे जब मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चला, कुछ दिनों के बाद में वो ठीक भी हो गए। इस बीच में मनमोहन सिंह और बाकी और भी बड़े बड़े नेता और मंत्री देश के उनसे मिलने पहुँचे। लेकिन इसके बाद क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और तो उनके जो फेफड़े थे वो बहुत ही अस्वस्थ हो चुके थे। उनके स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से बिगड़ना शुरू कर दिया। बिगड़ते बिगड़ते हालत ये हो गई थी कि 2008 आया और 22 जून को सैम मानेकशॉ की तबीयत जो थी वो अचानक से बिगड़ जाती है। वो इस समय वेलिंगटन में ही थे। वेलिंगटन के उन्हें एक बार फिर से मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और उस समय जो चिकित्सक, जो वहाँ के डॉक्टर थे, मेजर चंद्रा ने ये देखा कि अब ये जो स्थिति है ये सुधरने लायक स्थिति नहीं बची है। और ये देखते हुए इनके घर वालों को, सैम मानेकशॉ के घर वालों को वहाँ पे वेलिंगटन में बुलाया गया घर वालों को। उस बीच में हालत थोड़ी सी सुधार आ गया हालत में, ऐसा लगने लगा कि ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया, सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगी हैं फिर से। लेकिन फिर अचानक 27 जून 2008 की वो रात थी जब उस आधी रात को सैम मानेकशॉ ने अपना जो शरीर था वो त्याग दिया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के निधन के बाद में वेलिंगटन में हालत ये हो चुकी थी ट्रैफिक की
कि उन्हें देखने के लिए, उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए उस ट्रैफिक को करीबन 3 घंटा लगा था वहाँ पे प्रशासन को। 3 घंटे तक वो लोग मैनेज करते रहे, प्रशासन, ट्रैफिक को, सारे लोगों को। उसके बाद में उनका जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो जो उनकी जीवन संगनी रही थी, उनकी जो वाइफ थी सिल्लू, उनके पास ही सैम मानेकशॉ को दफनाया गया। करीबन 62 साल तक वो उनकी जीवन संगनी थी, उसके बाद भी उन दोनों को आसपास ही दफनाया गया। अचंभे की बात लेकिन यहाँ पे ये थी कि उस दिन वहाँ पे उस अंतिम संस्कार में, भारत के पहले फील्ड मार्शल के अंतिम संस्कार में, जिन्होंने 1971 की वॉर में जितना बड़ा योगदान दिया है शायद ही किसी ने दिया हो, एक इतने बड़े अधिकारी, सेना के आर्मी प्रमुख रहे, उनके अंतिम संस्कार में ना तो उस समय प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद थे, ना रक्षा मंत्री मौजूद थे, ना प्रेसिडेंट मौजूद थे, कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी बड़ा नेता वहाँ पे उपस्थित नहीं था। और यहाँ तक कि नौसेना और वायुसेना दोनों के अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद नहीं थे। थल सेना की बात की जाए तो थल सेना के जो अध्यक्ष थे वो उस समय देश के बाहर थे, वो विदेश में थे, लेकिन नौसेना वायुसेना के अध्यक्ष भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। सरकार और प्रशासन ने उन्हें इस तरह से इग्नोर किया था आखिरी वक्त में उनके, और शायद ये इसलिए हुआ था कि अपनी ज़िंदगी भर वो अपने उसूलों पे उन्होंने काम किया, जो उन्हें ठीक लगता था, जो उन्हें सही लगता था, उस पर काम किया, और वो हमेशा उनकी जो इंस्टिंक्ट थी वो सही होती थी, जो कि देश के लिए भी वो बहुत ही अच्छी रही। लेकिन यही चीज़ है कि उन्होंने कभी किसी नेता की, किसी मंत्री की चापलूसी नहीं की, कभी किसी की बातों में बात हाँ नहीं मिलाई, हामी नहीं भरी, और इसी वजह से शायद उनको अंतिम समय में उनके इग्नोर किया गया। सैम मानेकशॉ को भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसी मांगें उठती आई हैं, और इस पर आप क्या सोचते हैं आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय बताइएगा। इस एपिसोड में उम्मीद है आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, जो कि किसी पेज से नहीं पढ़ी गई हैं, किसी विकिपीडिया से नहीं पढ़ी गई हैं, तो ये ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारी हमने आपको दी हैं, और उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में क्या सैम मानेकशॉ को भारत रत्न मिलना चाहिए ये भी बताइएगा। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। बाकी और भी ऐसे एपिसोड आपके लेकर आते रहेंगे, और साथ ही साथ में एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिएगा सारे कोर्सेज स्टडी IQ के। आपको बहुत अच्छे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिल रहे हैं UPSC CSE के बड़े अधिकारी बनने के लिए, देश की रूपरेखा तय करने के लिए। तो यहाँ पे जाके एक बार ज़रूर अपने कोर्सेज को देखिएगा, और सिर्फ आपको एक कोड लगाना है VJ Live। VJ Live को लगाते ही आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिलता है, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।